हेलो दोस्तों, चलो आज हम लोग जहाँ पे अपने वेक्टर चैप्टर को छोड़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। बाकी सारे दोस्तों को मेरे तरफ से राधे राधे मित्र। ठीक है, देखो हम लोग पिछले टॉपिक में जहां तक पढ़े थे वहां से अपने डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो आप लोग सब कुछ जानते हो पहले से। डॉट प्रोडक्ट के विषय में हमारे चैनल पे इसके विषय में टोटल डिटेल किया गया है। अब उसी को क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डॉट प्रोडक्ट को आगे जो हमारे नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उन सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस के लिए पिछले टॉपिक पे एक पहले क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो मित्र, पहला क्वेश्चन अपना हम जो ले रहे हैं ये आईआईटी ने भी पूछा है और नीट ने भी पूछा है, एकदम एग्जैक्ट डीटो क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से आप इस कंसेप्ट को देखें। पूछा गया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, क्या दिया हुआ था मित्र, 3i कैप प्लस 4j कैप ऑन किस पे, i कैप प्लस j कैप वेक्टर। ठीक है, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और वो क्या है कि सर जी अगर कोई वेक्टर बी है और उसी के दौरान मैंने प्रोजेक्शन क्लियर किया था। मान लेते हैं कोई वेक्टर बी है और इस बी वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शन किस पे लेना चाह रहे हैं बेटा, हम इसे मान रहे हैं वेक्टर ए। तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल डिफाइन करते हैं। तो पता है कि अगर दोनों वेक्टर का टेल या हेड अगर एक ही पॉइंट पे होता है तो उनके बीच का जो मिनिमम एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हमने मान लिया थीटा। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से प्रोजेक्शन डालो तो इसी पॉइंट पे आएगा, और यहां से क्या करो बेटा, प्रोजेक्शन डालोगे मतलब परपेंडिकुलर, तो कहां पे आएगा, इस पॉइंट पे। हम इसका नाम देते हैं ओ और इसका नाम देते हैं मित्र एन। तो ओ एन क्या हो गया अपना, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन हो गया। और अगर कंपोनेंट के हिसाब से बात करें तो क्या होगा बेटा, बी और जितना एंगल दिख रहा है उसका क्या ले लेते हैं, कॉस। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा मित्र, बी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसका मतलब क्या, अगर बी को मान लेता हूं क्या अपना 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, और ए वेक्टर क्या हो जाएगा मित्र, i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, b cos थीटा, है ना, b cos थीटा। ठीक है मित्र, और हमें पता है वेक्टर a डॉट b कैसे डिफाइन होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे डिफाइन होता है सर जी, ab cos थीटा होता है ना। तो मैं यहां से पूछूं cos थीटा क्या होगा मित्र, तो क्या बोलोगे, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, हाँ या ना, क्लियर है बेटा। ये पीछे का जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं सिर्फ आपको रिमेंबर करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा बी कॉस थीटा को, कैसे, बी हो गया ये, और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख दो बेटा, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल, क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन क्या है बेटा, वेक्टर ए। अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है सर जी, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, यूनिट वेक्टर। तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा ए कैप डॉट वेक्टर बी। क्लियर है, ये हम लोग पीछे भी रिजल्ट निकाल चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था जिस वेक्टर का हमें लेना होगा प्रोजेक्शन, उस वेक्टर को एज इट इज लिख देते हैं और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसका, जिसके ऊपर निकालना होता है। देखो वही आया, सर बी का प्रोजेक्शन लेना है तो बी लिखा, डॉट प्रोडक्ट क्या, जिस वेक्टर पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हो, तो ए पे ले रहा हूं तो ए का डॉट प्रोडक्ट ले लिया यूनिट वेक्टर के साथ। क्लियर है, क्या हो जाएगा अपना, वेक्टर बी डॉट ए कैप, और वेक्टर बी कितना है बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया जाए, वेक्टर ए
का यूनिट वेक्टर के साथ। देखिए वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। क्या है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप। लिख लेते हैं, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो आई कैप का कंपोनेंट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, जे कैप का कंपोनेंट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर। खत्म कहानी। कितना आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। अब जानते हो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ। खत्म कहानी। तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आई कैप और आई कैप करेंगे तो क्या मिलेगा 3, और वैसे ही 4 और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 अपॉन √2। कितना आ जाएगा 4 और 3 जा 7 अपॉन √2। ठीक है, 7√2 हो गया। तो हमें प्रोजेक्टेड लेंथ बी का मिल गया ऑन ए पे कितना 7 अपॉन √2। अगर हमें ये वेक्टर फॉर्म में पूछ ले कि आप वेक्टर बताओ, जो प्रोजेक्शन ON मिला इसे वेक्टर बनाओ, तो हम ले लेंगे वेक्टर के फॉर्म में। कैसे होता है सर, मैग्नीट्यूड और इसमें क्या करो यूनिट वेक्टर को चिपका दो। तो किसके ऊपर है ये, देखो बेटा वेक्टर ए के ऊपर है, तो वेक्टर ए का क्या ले लिया जाए यूनिट वेक्टर। और वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या होता है मित्र, उसका वो जो जैसे ए का यूनिट वेक्टर लेना है तो क्या करेंगे मित्र, लिखेंगे ए कैप, और क्या हो जाएगा ये वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यही काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा ए कैप, तो ये तो हमें ON मिल गया कितना 7 अपॉन √2, और यूनिट वेक्टर लिखना है किसका ए का, तो क्या हो जाएगा बेटा आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर हो गया और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिंपल, ओके ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए मित्र 7 अपॉन √2, एक से काल महानुभाव होते हैं, यूनिट वेक्टर ही निकालने नहीं आ रहा होगा। अरे मित्र अगर नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर जाके एक बार आप देख लो, ठीक है। बावजूद मैं यहाँ पे डिफाइन करके ही सब कुछ बता रहा हूं, किसी को स्केप नहीं कर रहा हूं कि पहले मैंने बताया है। तो आप कंटिन्यूअस सिर्फ क्लास में बने रहे, आपका काम हो जाएगा। आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, बेटा √2 कितना हो जाएगा 2, तो 7 अपॉन 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, ये अपना आ गया क्या प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बेटा, अपना ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है मित्र, ओके जबरदस्त। चलो अगला अपना थ्योरेटिकल पोर्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं मित्र। अपना दो वेक्टर है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दो अपना वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देन अगर दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिखना होगा तो कैसे लिखोगे मित्र, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है बेटा, और हमें पता है कि हमेशा ये कैसा रिजल्ट देता है, स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर। क्या आएगा मित्र, ये आएगा स्केलर। पता है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। तो ये बात याद रखना कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं मित्र। अगर इसी में कि अगर मेरे पास सर जी दो वेक्टर है ए और ये हो गया बी, तो कैसे डिफाइन करते हो सर जी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस, और जो दोनों बीच का एंगल होता है कितना होता है, मैं मानता हूं बेटा थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो सर जी अगर हमसे कोई एंगल पूछे तो आप इजीली बता सकते हो कि बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बेटा, ए इंटू क्या हो जाएगा बेटा बी, दोनों का मैग्नीट्यूड जो ये था
ये क्या हो जाएगा वहां पे जाके डिवाइड लग जाएगा। मित्र इस फॉर्म में भी आप निकाल लोगे, बहुत सारा काम इसी फॉर्म में हो जाता है। अगर वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के साथ डिफाइन करता है ए और बी को, तो आप ऐसे निकालोगे। या आपको पता है कि सर अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा है बेटा, और ये क्या है अपना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। हम एक वेक्टर के साथ इस ए को ले लेते हैं और बी वेक्टर के साथ नीचे जो डिवीजन बी है इसको ले लेते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना मित्र कि सर जी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का यूनिट वेक्टर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा मित्र, ए कैप डॉट बी कैप। तो यहां से एंगल क्या बता दोगे, कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। और मित्र इसे ही डायरेक्ट पूछा था नीट के पेपर में कि बताओ दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन होता है, और ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, ये नीट का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है जबरदस्त तरीका से, पूरा समझ में आया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 कि सर जब भी दो वेक्टर का एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स फर्स्ट वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, उसमें सेकंड वेक्टर का यूनिट वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। मतलब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप, काम खत्म। या आप यहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र। अब इंपॉर्टेंट बात है क्या, अगला पॉइंट में मित्र, वेक्टर जो होता है एक वर्ड यूज करता है लोग, कम्युनिकेटिव लॉ। क्या वेक्टर सर कम्युनिकेटिव लॉ को होल्ड करता है? तो देखो बेटा, एक्चुअली में ये अपना वेक्टर ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर बी के साथ। अगर आप पहले कर लेते हो वेक्टर बी और तब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हो ए के साथ, और दोनों ये आपस में इक्वल आ जाए, तो बोलते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कम्युनिकेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, आपको पता है कैसे सर जी? तो देखो बेटा, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है मित्र, बी है, तो इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ऐसे तो मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसे कैसे डिफाइन करोगे आप? डिफाइन कैसे है डॉट प्रोडक्ट? सर जी ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। यहां कैसे डिफाइन करोगे मित्र? बी ए कॉस थीटा। जानते हो स्केलर में 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, बात क्या है, सेम है। नंबर को आगे पीछे लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होता है मैग्नीट्यूड वाइज। सबको पता है ना मित्र? ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो क्या लिखूंगा बेटा, होल्ड कम्युनिकेटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ। क्लियर है बेटा? मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव लॉ को होल्ड करता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये मित्र, अगर यहीं पे अगर हमको मिल जाए कि सर आप क्या वेक्टर ए है, इसमें हम डॉट प्रोडक्ट किसका करते हैं, बी प्लस सी का, तो पहले किया कैसे जाएगा? तो बेटा आपको करना क्या है कि ए को लेना है और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, बी का। फिर क्या करना है, ए को ही लेना है और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, सी के साथ। याद रहेगा हमेशा? हाँ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा, ये क्या है प्लस, तो प्लस वेक्टर ए डॉट सी वेक्टर ए डॉट सी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ए था वेक्टर वो बी के साथ भी चला गया और सी के भी साथ चला गया। तो इसको बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव लॉ। मतलब वेक्टर, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। देख रहे हैं बी प्लस सी एक वेक्टर होगा और एक वेक्टर ए है और उसमें ए डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, एसोसिएट हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो क्या लिखूं मैं बेटा, होल्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं मित्र? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र। और क्या है अपना कि अगर दो वेक्टर है मित्र, वेक्टर ए है
और इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी वेक्टर ए के साथ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त मित्र, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं चीजों को बता रहा हूं, इस पे पूरा गौर करिएगा, पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो मित्र तो क्या होगा, आप लिखोगे ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड, और दोनों सेम ही वेक्टर है, मतलब वेक्टर अगर ए इधर है तो दूसरा भी वेक्टर क्या होगा बेटा, इधर ही होगा ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी, 1, तो कितना आ जाएगा ये a इंटू ए। आपको बताया मैग्नीट्यूड लिखने का, या तो मॉड में लिखो नहीं तो सिंपल ऐसे ही लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए, कितना हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर, है ना। तो जब भी दो वेक्टर का ऐसे आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्या, ए स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर। या बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि सिंपल वेक्टर ए लिखो और इसे क्या कर दो बेटा जी, स्क्वायर। समझ में आया, मतलब किसी वेक्टर का स्क्वायर जो होगा उसका मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, सिंपल। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन तुरंत अगले पॉइंट में हम बताएंगे, जब वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो मित्र, ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो अगला पॉइंट है बेटा कि सर अगर मान लो आप दो वेक्टर ले रहे हो, जैसे ए है और ये क्या है बेटा जी, वेक्टर बी है, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, यहां पे किसी हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए के से, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रियल नंबर को वेक्टर ए के साथ ले लो और सॉल्व करने के बाद तब वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। इसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना वैल्यू बेटा जी इस के को अगर बी वेक्टर के साथ ले लेते, के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और तब डॉट प्रोडक्ट लेते किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एक स्टूडेंट ने पूछा सर इस नंबर को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर आप बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, या ए के साथ मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो भी वही रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा जी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, मतलब अगला पॉइंट अपना डील करते हैं। बेटा अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई लिखते हैं वेक्टर ए, तो क्या इसे और कोई तरीका है सर लिखने का, है क्या तरीका है बेटा जी, कि आप इस वेक्टर ए को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, मॉड ऑफ वेक्टर ए है ना मैग्नीट्यूड, तो अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे, और जो वेक्टर ए है वही यहाँ एज इट इज लिखा रहेगा। लेकिन अगर ऐसे आ गया तो हम जानते हैं ना बेटा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए होल स्क्वायर, है ना। और अगर ऐसे लिख सकते हो बेटा तो इसका मतलब हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर। इससे फायदा क्या हो गया कि अगर ये वेक्टर आई जे के कैप के साथ देगा तो हम लोग इजिली दोनों वेक्टर को, सेम वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करके अपना काम कर ले जाएंगे, है ना मजे की चीज। यस, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो बेटा जी यहां तक तो बताइए, यस या नो। ठीक है, अगला टॉपिक बेटा, मतलब अगला पॉइंट क्या बेटा, हमें पता है कि सर फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं फिजिक्स में। ये क्या है बेटा, अपना फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस है। इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, और इसको क्या बेटा जी जेड एक्सिस। हमें पता है कि सर जी ये क्या है, जेड एक्सिस है ना, ये क्या बेटा जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर हमने फिक्स यूनिट वेक्टर माना था क्या, आई कैप, सब कोई जानता है। वाई एक्सिस की तरफ अलोंग फिक्स यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जे कैप, और वैसे ही जेड एक्सिस की तरफ क्या होता है, के कैप होता है ना। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम ऐसे आ जाए कि सर हमें आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ रहा है आई, तो क्या रिजल्ट होगा बताओ। अगर जे वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करना पड़े किसका, जे का, तो रिजल्ट क्या होगा। वैसे ही बेटा अगर के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़े किसका, के का, तो रिजल्ट क्या होगा।
तो बेटा एक डिफाइन कर लेते हैं, पता है यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस, और देख लो आई इधर है बेटा और इधर ही दूसरा वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। आई कैप इधर है और दूसरा भी वेक्टर इधर ही हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा, 0। पता है ना दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा जी, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बताओगे आप, 0 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है मित्र, 1। तो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका भी मैग्नीट्यूड भी कितना बेटा 1, और ये भी कितना है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा 1। इसीलिए बोला जाता है आई डॉट आई का वैल्यू कितना होगा 1। सिमिलरली बेटा जे डॉट जे का वैल्यू कोई पूछेगा तो कितना लिखोगे 1। वैसे ही बेटा के डॉट के का वैल्यू कोई पूछेगा तो कितना लिखोगे 1। क्लियर है। लेकिन बेटा जी जैसे ही कोई आपसे ये बात पूछ ले कि सर मुझे ये बताओ आई का डॉट प्रोडक्ट अगर जे के साथ करते हैं तो क्या होगा, जे का डॉट प्रोडक्ट अगर के के साथ करते हैं तो क्या होगा, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर आई कैप के साथ करते हैं तो क्या होगा। देखो बेटा एक्चुअली क्या है कि हमने इधर माना अपना एक्स एक्सिस, इधर माना बेटा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और इधर क्या है अपना ये जेड एक्सिस है, यही ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना, ठीक है। तो अगर हम ले रहे हैं आई डॉट जे तो एक्स और वाई का ले रहे हैं, तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री। देखो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री बन रहा है ना। तो जब भी आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे तो एंगल कितना होगा 90, जे और के के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एंगल कितना होगा 90। वैसे ही के और आई में करेंगे तो कितना होगा बेटा एंगल 90, मतलब सबके बीच आई और जे के बीच, जे और के बीच और के और आई के बीच सर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो डिफाइन जब करोगे बेटा कैसे डिफाइन करोगे, इसे कैसे करोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू जे कैप कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा जी 0, और cos 90 का वैल्यू 0, तो बाकी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 1, मगर 1 इंटू 1 इंटू 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको बड़का 0, है ना, आपको बड़का 0 मिलेगा, मतलब 0 आएगा ना। सिमिलरली बेटा अगर हम जे डॉट के करेंगे तो फिर रीजन वही कि सर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके चलते इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। के डॉट आई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बेटा जी 0 हो जाएगा। क्लियर है मित्र, जिसको इसे लिखना है लिखो, जिसे शॉर्ट स्क्रीन लेना जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैं सामने से हट रहा हूं। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट पे बात करते हैं मित्र। अगला पॉइंट क्या है मित्र, अगर हमें पहले से ये कंफर्म हो जाए, क्या कंफर्म हो जाए मित्र, कि दिया गया जो वेक्टर है मित्र अगर मित्र पहले से हमें ये पता चल जाए कि जो वेक्टर मुझे दिया है ए और वेक्टर जो बी है, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल टू 0 नहीं है, पहले से हमें ये पता है कि ए और बी 0 नहीं हो सकते हैं, देन उस सिचुएशन में अगर हमारे पास दिया जा रहा है कि वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा 0 है, तो ये कब संभव है। देखो आपको तो पता है कि ए और बी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सर ये डिफाइन कैसे होता है, ए बी कॉस थीटा। अब ए 0 नहीं हो सकता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर ही 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं होगा, तो मजबूर क्या है कि इसे कॉस थीटा को ही 0 होना पड़ेगा, इसका मजबूरी है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा बेटा 0 होगा। कॉस थीटा कब 0 होता है बेटा, जब कॉस का कितना वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, है ना। तो बोल सकते हैं कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, तो हम यहां से क्या पाते हैं बेटा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है,
एक्चुअली में हमें यह समझना है कि थीटा क्या था। तो थीटा क्या था, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल था। तो हमें क्या बोलेंगे, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अर्थात अगर कोई वेक्टर ए है यहां पे, तो बी कैसा होना चाहिए, इससे 90 डिग्री एंगल पे। और जब 90 डिग्री करेंगे बेटा तो कैसा लाइन बनेगा, वर्टिकल। तो वेक्टर बी कैसा होना चाहिए, ए के ऊपर वर्टिकली। ठीक है, जब ऐसा होगा बेटा तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और बेटा इसी को बोलते हैं कि वेक्टर ए और बी क्या है बेटा, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो अगर हमें परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल का कंडीशन दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, मतलब हमेशा याद रखिएगा जब परपेंडिकुलर का बात करता है तो डॉट प्रोडक्ट लेना दो वेक्टर का इजी होता है। वैसे ही हम अभी आगे बताएंगे अपने क्रॉस प्रोडक्ट में कि जब दो वेक्टर को पैरेलल में एक्सप्लेन करना होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना इजी होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं मित्र। ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि ए और बी 0 नहीं है, तब उसी में अगला पॉइंट ये है कि अगर हमसे ये बोला गया कि वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट सर जी ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या कि पॉजिटिव आ रहा है। ये कब संभव है, देखो हमें ये पता है कि सर जी ए डॉट बी डिफाइन होता है ए बी कॉस थीटा, और यहां पे देख रहे हैं ए 0 नहीं है तो पॉजिटिव है, बी 0 नहीं है तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बी भी क्या है, पॉजिटिव है। अब बचा क्या, कॉस थीटा, तो इसको क्या होना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि कॉस थीटा को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू एंगल के लिए क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट सिस्टम में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन हमारा एंगल ये जो थीटा है बेटा, वेक्टर के फॉर्म में जब भी हम एंगल डिफाइन करते हैं तो मिनिमम लेते हैं, और उस केस में थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में ही संभव है। ठीक है ना, 0 से लेकर पाई के बीच में ही संभव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब हमें कॉस थीटा क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और उसका इनवर्स कॉसेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। हमें लेना है पॉजिटिव, तो कॉस थीटा का वैल्यू किसमें लेना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां से, 0 से लेके 90 तक। ये 0 होता है बेटा, और ये कितना होता है, 90 होता है, π/2। इसका मतलब कि ऐसा तभी कंडीशन होगा जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 से π/2। 0 से π/2। तो क्या लिखा जाए बेटा, क्या लिखा जाए, ये तभी संभव है मित्र जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 से लेके π/2। और π/2 पे इक्वालिटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बेटा, हमें 0 से बड़ा चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वालिटी दे दोगे तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो आपको 0 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी रहता तो हम यहाँ पे इक्वल साइन देते। ठीक है, अगर ऐसा होता है बेटा तो इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, है ना। 90 से छोटा है तो क्या बोलेंगे बेटा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जब भी बात किया जाए कि दो वेक्टर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब समझ लो कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा बेटा वो कैसा होगा, एक्यूट होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपना अगला पॉइंट पे। क्या है बेटा जी कि अगर सर जी मेरे पास कंडीशन वही है, ए और बी 0 नहीं है, तब बोला जा रहा है कि वेक्टर ए और बी का सर हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो लेस देन 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, ए बी कॉस थीटा। और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसको क्या होना है, निगेटिव, ए डॉट बी को। तो इसको क्या होना पड़ेगा बेटा जी, निगेटिव। इसका मतलब यहां से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और कॉस थीटा लेस देन 0 कहां पे होगा, हमें पता है, हम बात कहां से कहां तक कर सकते हैं, थीटा का ग्रेटर देन 0 लेस देन
इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा बेटा, लेस देन पाई। ठीक है, अच्छा यहां पे होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू पाई तक। और इसमें cos थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि साइन और cosec क्या होता है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो cos थीटा यहाँ पे निगेटिव होगा। ये क्या है, π/2 और ये क्या है बेटा, पाई। इसका मतलब कि इस केस में थीटा क्या संभव है, ग्रेटर देन π/2 से लेस देन क्या बेटा, पाई। और π/2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लेना है, 0 से छोटा लेना है। तो जानते हैं cos पाई का वैल्यू -1 होता है, मतलब यहां इक्वालिटी ले सकते हैं। ठीक है, 100% क्लियर है मित्र, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। टॉपिक बोल रहे हैं लेकिन है क्या, इसी से रिलेटेड एक्चुअली में। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमने रिजल्ट अभी बताया उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं थ्रू क्या, वेक्टर को लेते हुए। जैसे मैंने एक वेक्टर ए ले लिया बेटा, क्या है मेरे पास, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। और दूसरा वेक्टर है बेटा b, ये क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब हमसे बोला जाएगा बेटा कि आप बताओ a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। क्लियर है। उसके बाद बेटा जी प्रोसेस वही है, एक को लेंगे डॉट प्रोडक्ट इधर b वाले के साथ पहले टर्म से, फिर इसी को लेंगे दूसरे टर्म से, फिर इसी को लेंगे तीसरे टर्म से। सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे, पहले को लेंगे पहले टर्म से, ये a2j को उठाए b1j से, फिर दूसरे टर्म से, फिर बेटा तीसरे टर्म से। फिर सिमिलर काम किससे करेंगे बेटा जी, a3 के जो है उससे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फिर थर्ड टर्म। हो गया। लेकिन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था i डॉट आई कितना होता है और i डॉट जे कितना होता है, तो हमने पढ़ा था कि सर i डॉट आई जब भी निकालेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लेकिन यही i डॉट जे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0। cos यहाँ पे 90 हो जाता है, cos 90 का वैल्यू 0, यहाँ पे cos 0 हो जाता है तो 1। इस बात के ख्याल रखते हुए करिए प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए a1 b1 a1 b1 i डॉट आई, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस a1 b2 लेकिन क्या है i डॉट जे, तो क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस a1 b3 i डॉट के, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0। तो एक को उठा के बाकी इन तीनों टर्म के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि मात्र एक टर्म है आई वाला जिसका वैल्यू मिल रहा है, बाकी दोनों टर्म क्या हो जा रहा है 0। वैसे ही जब इसको उठाओगे तो ये आई जे डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, जे डॉट जे ये मिलेगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम यहां से a2 कितना हो जाएगा b1, ये हो जाएगा 0 क्योंकि j डॉट आई है, प्लस कितना हो जाएगा बेटा a2 b2 और ये हो जाएगा 1 क्योंकि j डॉट j है, प्लस कितना हो जाएगा a3 a2 है a2 b3 और ये कितना हो जाएगा बेटा 0। फिर वैसे ही करेंगे a3 b1 k डॉट आई तो 0, a3 b1 k डॉट आई 0 प्लस a3 b2 k डॉट j 0 प्लस a3 b3 k डॉट k कितना हो जाएगा बेटा 1। क्लियर है। तो हमारे टर्म 3 मिले, एक तो यहां पे a1 b1, दूसरा टर्म क्या मिला बेटा यहाँ पे a2 b2
और तीसरा टर्म क्या मिलेगा, A3 B3। तो डायरेक्ट हम यहां से बोल सकते हैं सर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा सर जी, आपको मिलेगा यहां से A1 B1 प्लस A2 B2 और प्लस A3 B3। मतलब क्या, I को I से करना है वो टर्म मिलेगा, J को J से करना है वह टर्म मिलेगा, K को K से करना है टर्म आपको मिल जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो I को I के साथ जो टर्म होगा उसको लेंगे, J को J वाला लेंगे, K को K वाला लेंगे, बाकी सारा टर्म जीरो। कंप्लीट। अब चलते हैं बेटा अगला, हमारा वही पॉइंट वही है, ए वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है। तब हम बात करते हैं कि सर दो वेक्टर के बीच का एंगल आप बताओ। तो क्या हमने देखा था, अगर ए डॉट बी होगा तो क्या कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी कॉस थीटा। और बेटा यहां से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट अभी हमने निकाला ए और बी का, कितना आया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, तो एक्स कंपोनेंट क्या है A1 है तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो क्या लिखा जाए यहाँ पे, A1 स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ बेटा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर आ गया। या आप यहां से cos थीटा का वैल्यू निकालना था तो और एक उपाय था, क्या सर, इसको एक साथ ले लेते थे, क्या लिखते थे सर, ए कैट डॉट, वैसे बी को ले लिया तो वेक्टर बी अपॉन बी क्या हो जाएगा, बी कैट यूनिट वेक्टर। तरीका क्या होता है, वेक्टर को लिखो अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से, खत्म। तो वेक्टर ए क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, वेक्टर लिख दिया अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा जी, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये हो गया ए कैप डॉट बी कैप, वैसे निकालो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। हो गया। अब अभी तो देखे सर, डॉट में आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो क्या मिलेगा आपको। अगले पेज पे जाते हैं बेटा, करो, यहीं पे कर लिया जाए क्या, कलर चेंज करके साइड में कर लेते हैं यहीं पे। कौन सा कलर लिया जाए, कोई ले लेते हैं मित्र, यहां पे कर लेते हैं मित्र, यहां पे जगह है, इसका कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, A1 B1 प्लस A2 B2, जे को जे से, A2 B2 प्लस के को के से, तो A3 B3 अपॉन कितना बेटा, वही जो मैग्नीट्यूड है लिख लो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। देखो आपने, चलिए बेटा जी, तो अब हम लोग अगले पेज पे जाते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए एक कंडीशन हमें आता है, बड़ा इजी है, लेकिन जब भी आता है तो बच्चे समझते हैं कि सर लोग रटे हुए रहते हैं, बस ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन नहीं बेटा, अपना लॉजिक है। लॉजिक पे अगर आप ध्यान देते हो तो कंसेप्ट बहुत इजी हो जाता है। लॉजिक क्या है कि जब भी एक वेक्टर होता है और उसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर होता है, मान लो ये वेक्टर ए है और इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में इजीली लिख पाएंगे। वेक्टर ए को हम लोग बी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितना से वो वेक्टर जिस फैक्टर से कम या ज्यादा होता है उस फैक्टर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म। मतलब अगर सर दो वेक्टर पैरेलल हो, वेक्टर ए क्या है, पैरेलल है किसके बेटा, वेक्टर बी के,
तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब देखो अगर वेक्टर ए का वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या है, a1 आई कैप जो b1 जे कैप, अरे सॉरी बेटा यहां लिखते हैं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इधर क्या हो जाएगा बेटा जी, लेमडा टाइम्स ऑफ b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये जो पूरा टर्म है एज इट इज रहा, इक्वल टू लेमडा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप लेमडा टाइम्स ऑफ b2 जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b3 के कैप। अब देखो ना, आई वाला कंपोनेंट को आई से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जे वाला को जे से कंपेयर कर सकते हैं, के वाला टर्म को के से कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, तब ना हम ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, मतलब सर, मतलब यहां पे ऐसे आया कि a1 किसके इक्वल होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ b1। ठीक है, सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, a2 किसके इक्वल होगा बेटा, लेमडा टाइम्स ऑफ b2। ऐसे ही बेटा क्या बोल सकते हैं, एंड a3 किसके इक्वल होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ b3। यहां से अगर सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा बेटा, a1 अपॉन b1 इक्वल टू लेमडा। इसको सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा, a2 अपॉन b2 इक्वल टू लेमडा। ये कितना हो जाएगा बेटा, a3 अपॉन b3 इक्वल टू लेमडा। तो इन तीनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं मित्र, कि अपना रेशियो जो है a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। मतलब जब भी दो वेक्टर देगा, अगर चेक करना है कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं, तो क्या करोगे, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आई कंपोनेंट है, उन आई कंपोनेंट को, जैसे यहां पे है देखो आई कंपोनेंट इसका है, आई कंपोनेंट इसका है, इसका रेशियो ले लो। अगर ये रेशियो a2 b2 के रेशियो के इक्वल हो जाए और a2 b2 का रेशियो a3 b3 के इक्वल हो जाए, मतलब a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, तो हम बोलेंगे दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। ये चेक करने का हमारे पास कंडीशन मिल गया। ठीक है, अच्छा, कल हम लोग एक कंसेप्ट के विषय में पढ़े थे। वो कंसेप्ट क्या था, क्या था बेटा, कि अगर सर हमारे पास एक कोई वेक्टर होता है, ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, तो सर हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। ठीक है, और इसी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं बेटा जी, स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए और इसका क्या, होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर जी, स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब आपके पास वेक्टर ए क्या है, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करो सर किससे, फिर वेक्टर ए से, तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और ये क्या हो गया बेटा जी, स्क्वायर रूट। तो देखो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई को आई से, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, a1 इंटू a1, तो a1 स्क्वायर लिख लिया जाए। जे को जे से, तो a2 इंटू a2 कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a3 इंटू a3, तो a3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ गया बेटा, स्क्वायर रूट। इसी आधार पे मैंने बोला था कि जब भी किसी वेक्टर को अगर आई जे के साथ, जैसे वेक्टर ए था तो क्या था, a1 आई कैप था, a2 जे कैप था और a3 के कैप था। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मॉड पूछा जाए, मॉड में मैंने ले लिया था, तो क्या करेंगे, जो x कंपोनेंट है यहां, इसका स्क्वायर कर लेंगे, वैसे ही जो j के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर कर लेंगे, वैसे ही k के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर कर लेंगे, और तीनों को जोड़ के स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो डायरेक्ट हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, है नहीं जी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट का। अगले पॉइंट का बात करते हैं मित्र,
अगला पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास दे देता है कि कोई सर वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसका स्क्वायर, तो बहुत सारे मित्र छोटा छोटा गलती कर जाते हैं। उन्हें याद होता है बचपन का अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो क्या करते तुरंत लिख लेते ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मित्र ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला काम नहीं कर रहे हो, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। तो अभी कैसे इसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ना कि अगर कोई एक वेक्टर है उसका स्क्वायर है, इसका मतलब कि उस वेक्टर का a प्लस बी है, एक वेक्टर हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। अभी तो हम लोगों ने देखा ना कि ऐसे लिखा हुआ था वेक्टर a का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे थे, वेक्टर a डॉट वेक्टर a। तो a प्लस बी जोड़ेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा ना, उसका स्क्वायर है, तो मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो आप। और डॉट प्रोडक्ट में करते क्या है मित्र कि एक वेक्टर को उठाते हैं दूसरे के साथ डॉट, फिर एक वेक्टर को उठाते हैं फिर उसके साथ डॉट, वैसे इसके साथ इसको उठाएंगे इसके साथ डॉट, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ डॉट। देखो ये बहुत छोटा आपको कंसेप्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करते हो ना, यही छोटी छोटी गलतियां आपको जेई और नीट के मतलब जो जिनसे आपका कंपटीशन होता है बाहर निकल जाते हो। इसलिए जो भी बताया जा रहा है बेटा, वो बहुत आप लोग जहां पे मिस करते हो उन सबका ख्याल रख के हम यहाँ पे करा रहे हैं, ताकि छोटा छोटा मिस्टेक भी ना हो। ठीक है, तो इसे छोटा ना समझे, आप काम करें a डॉट ए कितना हो जाएगा बेटा a स्क्वायर, फिर a डॉट बी लिख लेते हैं एज इट इज a डॉट वेक्टर बी, फिर करेंगे b डॉट a तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a, फिर करेंगे b डॉट b तो कितना हो जाएगा बेटा वेक्टर b स्क्वायर या b स्क्वायर। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको यहां लिख लेते हैं पहले b स्क्वायर। हमें पता है कि a डॉट b और b डॉट सेम होता है, कम्युनिकेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये मतलब होता है। या आप कैसे लिख सकते हो मित्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आप जनरल अलजेब्रा में क्या करते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है, इसे मिस कर देते हो जो कि डायरेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। सिमिलरली अब देखते हैं अगला एग्जांपल कि अगर सर मुझे मिल जाए a वेक्टर माइनस b वेक्टर और इसका स्क्वायर, सेम कंसेप्ट चेंज थोड़ी होने वाला है, स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे सर वेक्टर a माइनस वेक्टर b को 2 टाइप्स लिखेंगे। जो मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना है, अपना दिमाग सीखने के बाद, पहले नहीं। ठीक है, अब वही काम सर एक वेक्टर को उठाएंगे और डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ कर लेंगे, फिर दूसरा वेक्टर उठाएंगे और दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। ठीक है बेटा, राधे राधे। अब क्या हो जाएगा a डॉट ए स्क्वायर, a डॉट बी, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस, यहां बेटा क्या है b का करेंगे तो माइनस है तो माइनस b वेक्टर और इसके साथ डॉट किसका a का, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस b डॉट b b स्क्वायर। क्या लिखा जाए बेटा जी a स्क्वायर प्लस, पहले लिख लेते हैं b को तो b स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। पता है ना वेक्टर a डॉट b का मतलब वेक्टर a डॉट b लिखो, ये इक्वल होता है b डॉट a के, क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेटिव होते हैं। ओके क्या कर सकते हैं बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b को तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। कभी भी नहीं बोलेंगे बेटा a माइनस बी, ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, कभी भी नहीं बोलेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ठीक है, अब चलते हैं मित्र अगले टर्म पे। अगर हमें दे दिया बेटा जी कि सर एक वेक्टर है a, इसमें जोड़ रहे हैं बी वेक्टर को, इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ, तो आप क्या जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, ये सिंपल अलजेब्रा नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है बेटा जी वेक्टर अलजेब्रा।
तो इसे वेक्टर के हिसाब से करेंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम सीख चुके हैं। इसको उठाएंगे इसके साथ, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ, बी को लेंगे इसके साथ, फिर बी को उठाएंगे इसके साथ। क्या आ जाएगा बेटा, ए डॉट ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए डॉट किसके साथ बी, साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका आगे प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर बी को लेंगे तो बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और वो कितना हो जाएगा बेटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तब क्या लिखा जाए ए स्क्वायर, और इसे पहले लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर। अब हमें पता है ए डॉट बी का मतलब वही होता है जो बी डॉट ए का होता है, तो यहाँ कैंसिल कर लेंगे। क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप अलजेब्रा में इसे ऐसे ही याद करते हो, तो देखो यहाँ पे सूट कर गया लेकिन इसके पीछे सूट नहीं कर रहा था ना, तो हम कंसेप्ट वाइज चलेंगे। ठीक है, जब भी मिलेगा तो बाय प्रोसेस काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और इसे हम बता देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इसका बी होल स्क्वायर है। तो फिर वही काम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी और इसका सर जी डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली में वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट किसके साथ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। फिर वही a को उठाओ तीनों के साथ टन टना टन, फिर वैसे b को उठाओ तीनों के साथ, समझ में आ रहा है। फिर वैसे ही क्या बेटा c को उठाओ फिर तीनों के साथ, ठीक करो। a डॉट ए कितना हो जाएगा मित्र, a डॉट ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस a डॉट बी हो जाएगा a डॉट बी, फिर कितना जाएगा a डॉट सी, a डॉट सी, फिर b को उठाओ प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी प्लस b डॉट सी, फिर c को उठाओ प्लस c डॉट ए प्लस c डॉट बी प्लस c डॉट सी। तो डायरेक्टली इसको c का स्क्वायर कर देते हैं, ये क्या है b डॉट c। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, देखो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ये टर्म काम हो गया अपना। वैसे ही क्या है b डॉट बी है तो इसको क्या लिख लेंगे b स्क्वायर, वैसे ही c डॉट सी है तो क्या हो जाएगा बेटा c स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे अपना टर्म क्या आ रहा है a डॉट बी, यहाँ पे आया है मित्र, और कहीं आया है क्या a डॉट बी, देखो b डॉट ए आया है, तो बात तो सेम ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस, यहाँ पे देखिए मित्र, यहाँ पे देखिए a डॉट सी है और कहीं a डॉट सी आया है क्या, यहाँ देखिए c डॉट ए है, बात सेम है, कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड करता है। तो लिख सकते हैं क्या 2 टाइम्स ऑफ c डॉट ए प्लस, और देखिए क्या बच गया बेटा जी c डॉट बी और यहाँ b डॉट सी, ये भी कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड करता है तो ठीक है 2 टाइम्स ऑफ b डॉट सी। तो इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लेते हैं a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, अरेंज करके लिख लिया हमने। समझ में आया, एकदम स्पष्ट है मित्र, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये पूरा अपना एक मेथड था जिसको मैंने पूरा लाइन बाय लाइन किया, आपको समझाया। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मित्र, और आप अपने से करिए, अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने से कीजिए और तब मेरा आंसर मैच कीजिएगा। अगर हो रहा है तो राइट में है, आप कंसेप्ट को सीखे, नहीं तो फिर से बैक जाइए, जो कंसेप्ट बोला जा रहा है उसे सुनिए और फिर कीजिए। है क्वेश्चन क्या बेटा कि हमारे पास a है प्लस b है, इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट दिया आपको c माइनस डी के साथ, और आपको करना है। देखिए वही टेक्निक तो वही है, अगर एक बार आप पकड़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सर इसको उठाना है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर उसी को b को उठाना है,
इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ए डॉट सी और माइनस ए डॉट डी हो गया ना बेटा दोनों के साथ। फिर बी का पकड़ा बी को, तो बी डॉट सी प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस बी डॉट डी है ना। तो कितना आ गया ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी और इसको एक साथ लिख लेते हैं ए डॉट डी और यहां हो जाएगा माइनस बी डॉट डी। जिसका ये आ रहा होगा उसका राइट काम चल रहा है माना जाएगा। ठीक है मित्र, इसके बाद वर्क निकालने के लिए, वर्क को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर समझिए बस एक छोटा सा क्लू देना चाहते हैं आपको कि अगर वर्क निकालना होता है तो होता क्या है, वर्क का बेसिक डिफिनीशन कि जो भी फोर्स है उस फोर्स को पकड़ लो और उसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट किसका लो, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये क्या है सर जी, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है सर जी, फोर्स है। क्या है बेटा, फोर्स है। अगर जैसे एग्जांपल में समझो, जैसे ये अपना एक बॉडी है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, यहाँ F1, इधर बेटा F2 और ये अपना हॉरिजॉन्टल में चला गया F3। इन सब के बीच का एंगल जो वेरिएशन है, यहाँ θ1 यहाँ θ2 देगा। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को रिप्लेस करके सिंगल वेक्टर निकालोगे। किधर किधर सर, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक नेट फोर्स निकल जाएगा इधर और नेट फोर्स निकल जाएगा इधर। इन तीनों फोर्स को रिप्लेस करके हम एक फोर्स निकालेंगे हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। पता है कि अगर ये बॉडी है, अगर ये डिस्प्लेस करके कहीं यहाँ पे आ गया, यहां से यहां तक हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, ए से है। और जो मैंने एफ लिखा है एक्चुअली में इधर का एफ नेट है। एफ क्या है बेटा, नेट है। तो होता क्या है कि आप फोर्स का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, सबका नेट निकालो और फोर्स का क्या करो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट का, इस दिशा में। क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट तो वर्टिकली जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा इधर, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि तीनों फोर्स को एक साथ काम करने से अच्छा है कि पहले तीनों को आप कन्वर्ट कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लो, वर्क आ जाएगा। बेटा अब इस कंसेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल माध्यम से सीखते हैं। तो 2-3 न्यूमेरिकल लेते हैं और वो आप पहले कोशिश करोगे देख के, क्वेश्चन को पढ़ के। अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो को रन करोगे और उसे सीखोगे कैसे सर बता रहे हैं। ओके।